सामाजिक न्याय की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की सामाजिक न्याय पाठशाला कुछ मायनों में बहुत खास है, क्योंकि आज इसके छठे हिस्से में हम शहीद-ए-आज़म के नाम से जानने वाले, मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते को चूमने वाले भगत सिंह के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल, पहली बात मेरी ये है कि आम तौर पर सामाजिक न्याय की पूरी व्याख्या को, सामाजिक न्याय के दायरे को, सामाजिक न्याय की वैचारिकी को बहुत संकुचित करके विमर्शों में रखा गया और प्रतीकों के चुनने में भी कोई व्यवस्थित मुकम्मल समझ नहीं बन पाई है। अभी वैचारिक तौर पर यह पूरी बहस सामाजिक न्याय की एक आकार ले रही है, वैचारिकी में नहीं, अपने दायरे में। और इसीलिए जब हम शहीद-ए-आज़म भगत सिंह पर बात करने के लिए सामाजिक न्याय की पाठशाला में आज इकट्ठा हुए हैं, तो हम इस सवाल के साथ इस बातचीत को शुरू करते हैं कि दरअसल सामाजिक न्याय की वैचारिकी का मूल मंतव्य ही है एक खूबसूरत दुनिया बनाना जो बराबरी पर टिकी हो, जो हकमारी के खिलाफ हो, किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ हो और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करती हो। और जब हम ये कहते हैं तो इसके मूल में तर्कवाद होता है, वैज्ञानिक सोच होती है, तार्किक विमर्शों का दायरा होता है। और जब भी हम तर्क की बात करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, शोषण और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की बात करेंगे, तो हमारे दायरे में भगत सिंह कुछ प्रमुखता के साथ शामिल होंगे। इसलिए भगत सिंह पर बात करना सामाजिक न्याय के विमर्श को मुकम्मल करना है। भगत सिंह को आम तौर पर सामाजिक न्याय के विचारक या जो लोग, एक दूसरी पीढ़ी, एक नई पीढ़ी जो आई है, वो इस चीज को मुकम्मल ढंग से अभी व्यवस्थित नहीं कर पाई है कि कॉमरेड भगत सिंह को क्यों सामाजिक न्याय के पूरी बहस में, पूरे विमर्श में हमें प्रतिनिधि मान करके आगे शामिल रखना होगा। तो आज इस सामाजिक न्याय की पाठशाला के छठे हिस्से में जब हम भगत सिंह पर बात कर रहे हैं, तो हमारी प्राथमिकता ये है कि सामाजिक न्याय की वैचारिकी अपने पूरे विस्तार में, अपने पूरे कलेवर में भगत सिंह को शामिल करे और उस दुनिया को रचने की दिशा में आगे बढ़े जो सामाजिक न्याय की वैचारिकी का मूल उत्स है, बराबरी, समानता और न्याय। तब हम भगत सिंह पर बात करेंगे और बातचीत की शुरुआत भगत सिंह के उस शेर से जो उन्होंने अपने कमोवेश आखिरी पत्र में अपने मित्र कुलतार को लिखा था 3 मार्च 1931 को। उसे यह फिक्र है हरदम, नया तर्जे ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें, कोई दम का मेहमा हूं मैं अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे न रहे। ये पत्र 3 मार्च को भगत सिंह ने अपने मित्र कुलतार को लिखा था
और इसके शेर के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने कही कि सामाजिक न्याय के दायरे में हमें क्यों भगत सिंह को सबसे प्रमुखता से शामिल करना होगा, इसके लिए जो भगत सिंह की लेखनी का एक सबसे प्रमुख लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं उसे आधार बनाता हूं, और दूसरा आधार है अछूत की समस्या पर लिखा हुआ उनका लेख। बातचीत शुरू करने के पहले मैं भगत सिंह की जिन किताबों का मैंने उपयोग किया है मैं उनसे आपको परिचित कराता हूं। मेरे लिए सबसे प्रमुख किताब चमनलाल की संपादित भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, जो राजकमल प्रकाशन से आई है। पहली बार ये 1986 में इसका पहला संस्करण आया था। उसके बाद कई और जो दस्तावेज चमनलाल जी ने, जिन्होंने भगत सिंह पर बहुत व्यवस्थित और विस्तार से काम किया है, तो इसके तीसरे संस्करण में इन्होंने और दस्तावेजों को शामिल किया। भगत सिंह के जितने लेख हैं, भगत सिंह के संपादकीय हैं, भगत सिंह ने जितने पत्र लिखे हैं अपने परिवारजनों और अपने क्रांतिकारी मित्रों को, उन सभी का एक मुकम्मल दस्तावेज ये है जिसको आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। हाल के दिनों में चमनलाल जी ने एक और किताब संपादित की, क्रांतिवीर भगत सिंह। इसमें जो लेख थे, अभ्युदय और भविष्य करके जो अखबार निकलता था उस समय, उसमें जो कुछ लेख थे उनको जुटाया है, और एक विस्तार से मोटी किताब चमनलाल जी ने संपादित की है, क्रांतिवीर भगत सिंह, अभ्युदय और भविष्य। और इसमें उन्होंने तमाम संपादकीय के फोटोग्राफ लगाए हैं। उस समय जितनी बहसें चल रही थी भगत सिंह को लेकर के, तमाम और दायरों में, स्वतंत्रता आंदोलन के पूरे विमर्श में, दुनिया में, उन सब का एक संकलन आपको इस किताब में मिलेगा। क्रांतिवीर भगत सिंह, अभ्युदय और भविष्य इन अखबारों के नाम है, और चमनलाल जी ने इनको संपादित किया है। यह किताब भी लोक भारती प्रकाशन से आई है, जो राजकमल प्रकाशन समूह का एक अंग है। तो इन दो किताबों के साथ जो तीसरी किताब मैं सबसे शिद्दत से आज के वक्तव्य के लिए मैंने उसे तैयार किया, उसे देखा है, वह तीसरी किताब है कुलदीप नैयर की सरफरोशी की तमन्ना। इस शीर्षक से यह किताब है, जिसे कुलदीप नैयर जी, जो एक प्रख्यात पत्रकार रहे, उन्होंने इसे लिखा है, भगत सिंह का जीवन और मुकदमा। इसमें कुछ बातें इन्होंने, जो उनकी कुलदीप नैयर की जो शैली है, जो एक सहज साहित्यिक शैली में, जो सहज विमर्श की शैली में कुलदीप नैयर इस पूरी बहस को रखते हैं। जिस समय मुकदमा होता है, उसके बाद फांसी होती है, उस समय क्या विमर्श में चल रहा था, उसकी कहानी से लेकर के तमाम जरूरी पत्र, मुकदमों के दरमियान क्या हुआ उसको विस्तार से लिखा है, और आखिरी में उसके बाद क्या चीजें बदली हैं ये इसमें शामिल है। और कुलदीप नैयर ने आखिरी में कुछ और जरूरी लेखों को इसमें शामिल किया है। बम का दर्शन, विद्यार्थी और राजनीति एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है जो पढ़ना चाहिए सबको। बम बनाने का दर्शन, बम का दर्शन, और मैं नास्तिक क्यों हूं। तो कुलदीप नैयर की किताब सरफरोशी की तमन्ना, ये बहुत उपन्यासिक ढंग से एक कथात्मक भाषा में, प्रवाह की भाषा में अपनी रचनात्मकता के साथ बहुत आकर्षित करती है, इसलिए इस किताब को भी आपको पढ़ना चाहिए। अब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। आज की बातचीत में मैं पहले ही ये कह दूं कि जब चमनलाल जी ने इन किताबों को संपादित किया, तो चमनलाल जी ने जितना विस्तार से सालों साल मेहनत की है, मात्र 23 साल के नौजवान की जीवन से जुड़े हुए हर दस्तावेज को निकालने की, और उन दस्तावेजों के जरिए उस समय के बहसों को रेखांकित करने की, उन शख्सियतों के बारे में इस तरह के फेसबुक लाइव में बहुत छोटे से सीमित वक्त में बात करना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने ये चुना कि मैं भगत सिंह के लेखनी के तमाम पहलुओं पर बात करने का दावा करने की बजाय मैं एक लेख को अहम मानता हूं, बुनियादी मानता हूं, और उस लेख के जरिए भगत सिंह के बारे में एक सामान्य जानकारी जो इस फेसबुक के जरिए, इसको देखने वालों के जरिए आम लोगों तक पहुंचे कि क्या
इस सवाल को वो सोचते हैं कि नहीं, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अहमियत को शायद तस्वीरों में, शायद कुछ उनके जन्मदिन, शहादत दिवस के दिन के घेटों में कैद कर दिया गया। शायद उन्हें वो जगह नहीं मिली जो आजादी के संघर्ष के दरमियान और आजादी के बाद जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो भारत की संकल्पना है एक देश के रूप में, जब वह संकल्पना अपने हकीकत में रूप ले रही थी, तो इन नायकों को कितनी जगह मिल पाई। इस सवाल के साथ हम बातचीत शुरू करते हैं और मैं एक घटना का जिक्र जरूर करूंगा कि जब 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, वह भी किस्सा आपको याद रखना चाहिए। 23 साल का एक नौजवान जो इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता अर्जित करता है कि अंग्रेज उसे फांसी देने के लिए लालायित रहते हैं। बेशक आजादी की लड़ाई में तमाम लोग शामिल रहे, उनके संघर्षों को कहीं हम किसी एक व्यक्तित्व की तुलना करते हुए कम या ज्यादा न आंकें और इस प्रक्रिया के, इस अध्ययन की प्रक्रिया और इस समझने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करने की बजाय क्यों न हम मुख्तलिफ अंदाज में किसी व्यक्तित्व को उसकी समग्रता में देखने की कोशिश करें। बावजूद इसके यह सवाल कहीं से उपेक्षित नहीं होगा कि अंतर्विरोधों के शिकार लोगों को राष्ट्र का नायक जिस दायरे में, जिस विस्तार के साथ बनाया गया, तर्कशील, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले और सामाजिक न्याय वाले विचारकों के साथ वह सहूलियत नहीं हासिल हुई। आइडिया ऑफ इंडिया के बनने के साथ जब देश बन रहा था तो उसमें सायास कुछ नायकों को उपेक्षित किया गया और यह मैं आरोप लगा रहा हूं। उनमें सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा फूले, पेरियार, सावित्रीबाई, फातिमा शेख, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा भी शामिल हैं, डॉक्टर अंबेडकर शामिल हैं। तो उसी कड़ी में मैं भगत सिंह को भी याद करता हूं। 23 साल के नौजवान ने अपनी लकीर इतनी बड़ी खींच दी थी कि उसे यूं तो उपेक्षित करना नामुमकिन था। इसलिए भगत सिंह उस सीमा तक उपेक्षित नहीं हुए कि उन्हें कोई जाने ही न, लेकिन उस सीमा तक भी इतिहास में उनके साथ न्याय नहीं किया गया कि उनके कद को मुकम्मल रूप से हम अपनी पीढ़ियों को बता पाते। डर किसका था? क्या इस बात का कि वो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, जिस कांग्रेस के हाथ में आइडिया ऑफ इंडिया को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी थी? या डर इस बात का था कि उनकी कुछ बातें उस नए आइडिया ऑफ इंडिया के कंट्राडिक्शन में फिट नहीं बैठती थी? तो इस विचार के साथ हमने भगत सिंह पर बात करनी शुरू की। 23 साल का नौजवान जिसको फांसी इसलिए लगाया गया कि अगर इसे फांसी नहीं लगाया जाएगा तो ये शायद नई पीढ़ी में इतना उबाल पैदा कर दे कि अंग्रेजों को इस देश को संभालने में, एकजुट रखने में और शोषण को जारी रखने में मुश्किल आन पड़े। इसलिए तमाम लोग कारावासों में बंद होते रहे, तमाम लोग काला पानी की सजा पाते रहे, तमाम लोग फांसी पर भी लटकाए गए। लेकिन इस नौजवान को इतनी हड़बड़ी में लटकाया गया कि फांसी के जिस दिन तय था, कुलदीप नैयर उसका किस्सा लिखते हैं, उसके एक दिन पहले ही, जहां उन्हें लाहौर की जेल में रखा गया था, उसमें एक दिन पहले उनको वहां से बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अगले दिन फांसी का वक्त मुहैया है, लेकिन 11 घंटे पहले, अगली सुबह जब फांसी देने वाले थे उसके पहले ही उन्होंने रात शाम को फांसी देने की बात आनन फानन में तय की और फांसी दे दी गई। और फांसी देने के बाद जब उनके शरीर को फांसी देने के बाद क्या किया जाए इसको लेकर के बहस हुई, तो अंग्रेज अधिकारियों का मानना था कि लाहौर सेंट्रल जेल में ही इन्हें जला दिया जाए। लेकिन फिर यह हुआ कि अगर उठते हुए धुएं और आग से लोगों में यह अफवाह फैल गई तो मुश्किल होगी, तो जेल की दीवार को पीछे से तोड़ा गया और यह तय किया गया कि रावी नदी के तट पर इन्हें रात में ही जला दिया जाए। लेकिन पानी कम होने की वजह से रावी नदी के तट पर न ले जाकर के
सतलज के तट पर ट्रक पर लाद करके जैसे बोरिया में सामान बांध कर ले जाते हैं, वैसे रात के अंधेरे में इनकी तीनों की लाश को ले जाया गया। सतलज के किनारे कुल्हाड़ी से काटा गया, मिट्टी का तेल डाल करके जलाया गया, और तब तक गांव वालों ने देख लिया, और फिरोजपुर गांव के करीब की ये घटना है। और उस समय वहां लोग जैसे ही देख लिए और वहां भाग करके आने लगे, तो उन्होंने अध जली लाशों को सतलज में फेंक दिया और सारे अंग्रेज अधिकारी वहां से फरार हो गए। सोचिए कि 23 साल के नौजवान से वह सांप्रदायिक ताकत, वे सांप्रदायिक शक्तियां इस हद तक खौफ खाती थीं कि उन्होंने तय वक्त से पहले भगत सिंह को फांसी दी, जेल की पिछली दीवार तोड़ करके ट्रक में भर करके तेजी से रात के अंधेरे में सतलज के किनारे ले गए, कुल्हाड़ियों से काटते हैं और उसके बाद मिट्टी का तेल डाल के जलाते हैं। और उसके बाद जब गांव वालों को पता चलता है, अगले दिन से पूरे भारत में आंदोलन शुरू हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसा था उस शख्सियत में जिससे अंग्रेज इस कदर खौफ खाते थे कि पहले तो 3 दिन दिल्ली विश्वविद्यालय का जो वाइस रीगल हॉल है, यहां भगत सिंह को कैद रखा गया, और अंग्रेज यह नब्ज पकड़ रहे थे कि देखिए इस शख्सियत को लेकर के भारत में कितना विरोध होता है। और जब उन्हें लगा कि नहीं, इस समय आजादी के आंदोलन की अगुवाई गांधी के हाथ में है, भगत सिंह उस कदर नेता नहीं बने हैं, इसलिए उन्हें तत्काल फांसी पर लगाने का आनन फानन में फैसला होता है। तो आज क्यों न हमने पीढ़ियों को यह जानने दिया कि उस 23 साल के नौजवान ने अपनी वैचारिकी किस रूप में निर्मित की थी। वह जेल की फांसी के तख्ते पर जाने के पहले लेनिन को पढ़ रहा था और कह रहा था कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। समाजवाद का वह विचार क्या था जो महात्मापन को चुनौती देता था, जो तमाम हिंदूवादी दक्षिणपंथी विचार के लोग जो कांग्रेस के नेतृत्व में अग्रिम पंक्ति में खड़े थे, उनसे भगत सिंह किस मामले में अंतर्विरोध रखते थे और उनसे नाराज रहते थे, उनको क्यों नहीं पढ़ने दिया गया। वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय और खुद महात्मा गांधी, इनको लेकर के भगत सिंह की राय किस जगह पर मुख्तलिफ थी, इसे क्यों नहीं पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया कि आने वाली पीढ़ियां उस बहस को जानती कि जब आइडिया ऑफ इंडिया एक आकार ले रहा था, तो उस आइडिया ऑफ इंडिया में भगत सिंह कहां थे और भगत सिंह के लेखों को क्यों नहीं पढ़ाया गया। आज जिस दौर में हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं, विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखने की बात की जाती है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को क्लर्क बनाने की, प्रयोगशाला बनाने की क्रम में नीतियां बनाई जाती हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। उस दौर में विद्यार्थी और राजनीति लेख को क्यों नहीं शामिल किया गया कि विद्यार्थी को राजनीति क्यों करनी चाहिए, भगत सिंह ने क्यों लिखा। भगत सिंह महात्मा गांधी के महात्मापन को किस तरह से काउंटर करते थे, इसे क्यों नहीं एकेडमिक डिस्कोर्स में लाया गया। तो ये सवाल कुछ अहम है जिसको भगत सिंह के बारे में बातचीत करने के क्रम में हमें सबसे शुरुआती दौर में पढ़ना चाहिए, समझना होगा। और फिर भगत सिंह को इसलिए पढ़ना चाहिए कि भगत सिंह क्या अंतर्विरोध रखते थे और क्यों अंतर्विरोध रखते थे। आइडिया ऑफ इंडिया का खाका भगत सिंह के लिए क्या था, इस बात पर आने के पहले थोड़ा सा सामान्य परिचय भगत सिंह का। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ, और सामाजिक न्याय की पाठशाला में मैंने भगत सिंह को क्यों शामिल किया। एक तो ये बात कि जिस आइडिया ऑफ इंडिया की कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं कि वो सोशल जस्टिस के फ्रेम में है, वो आइडिया ऑफ इंडिया इक्वलिटी और जस्टिस के फ्रेम में जब देखा जाएगा तो उसमें भगत सिंह सबसे अग्रिम पंक्ति में रहेंगे। और इसीलिए भगत सिंह की शहादत के दिन के बाद 2 बड़े नायक सोशल जस्टिस के, ईवी रामासामी नायकार पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर, इन दोनों ने अपने अपने पत्रों में भगत सिंह को याद किया है और भगत सिंह को इस तरह से याद किया है कि इस नायक का जाना बहुत भारी पड़ेगा। मैं जीवन का परिचय शुरू करने के पहले पेरियार का वह कथन पढ़ना चाहता हूं जो पेरियार ने 29 मार्च 1931 को अपने पत्र कुदी आरसू उसमें लिखा था। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भगत सिंह को दी गई फांसी की सजा पर दुख व्यक्त न किया हो।
न ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उन्हें फांसी की तख्त तक पहुंचाने के लिए सरकार की निंदा न की। तो पेरियार और अंबेडकर भगत सिंह के इस पूरे पूरे व्यक्तित्व को बहुत करीब से देखते थे। कल्पना करिए कि पेरियार अंबेडकर के साथ शहीद आजम भगत सिंह कुछ दिन और जिंदा रहे होते, जबकि भगत सिंह की खुद ख्वाहिश नहीं थी। उनका आखिरी पत्र हम लोग जिक्र करेंगे। आखिरी पत्र में वो कहते हैं कि मेरी जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी मौत इंकलाब लाएगी और आने वाली पीढ़ियां माए अपने बच्चों को जन्म देने के लिए ये प्रतीक के रूप में मुझे याद करेंगे। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। इसलिए भगत सिंह ने समझौता नहीं किया। भगत सिंह ने अपने पत्र में लिखा, अपने पिता के ऊपर नाराजगी जाहिर की है कि आपने क्यों मेरा मुकदमा लड़ने की बात की, मैं नहीं चाहता। तो ये व्यक्तित्व था। काश वो व्यक्तित्व और जिंदा रहता तो डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार और भगत सिंह के साथ मिलकर के क्या आइडिया ऑफ इंडिया शायद थोड़ा और मुकम्मल ना हुआ होता? क्या वो जस्टिस की बात और मुकम्मल ना होती? इसको सोचने की बात है। माता का नाम विद्यावती कौर था, पिता सरदार किशन सिंह, चाचा सरदार अजीत सिंह। ये सारे लोग आजादी की लड़ाई में शामिल थे। 28 सितंबर 1907 को जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उसी दिन इनके पिता किशन सिंह और चाचा करण सिंह जेल से छूटकर घर आए। इसलिए इस बच्चे को भाग्यशाली माना गया, इसलिए इसका नाम भगत लाल रखा गया और भगत लाल से भगत सिंह। और उसके बाद फिर इनका जीवन, जो शुरुआती जीवन बीतता है, डीएवी हाई स्कूल लाहौर में इनकी शुरुआती तालीम होती है और नेशनल कॉलेज लाहौर में ये फिर स्कूलिंग कॉलेज जाते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत के साथ अंग्रेजी और बांग्ला भाषा आती थी। इतनी भाषाओं के जानकार, 6 भाषाओं के जानकार थे। बांग्ला उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी जेल में। भगत सिंह के ऊपर 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की बहुत गहरा असर पड़ा था। नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी उन्होंने, और उसके जब इनके पिता ने इनकी शादी की बात करने की शुरुआत की तो ये घर छोड़कर भागे और वहां से निकल करके ये कानपुर गए और जहां हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होते हैं और वहां पर ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़ करके क्रांतिकारी लोगों के साथ अपनी मुहिम की शुरुआत करते हैं। क्योंकि शादी से भगत सिंह नाराज थे। शादी के वक्त उन्होंने अपने पिता को जो पत्र लिखा था उसकी चंद पंक्तियां आपसे साझा करना चाहता हूं। मेरा जीवन एक महानतम ध्येय को समर्पित है, देश की आजादी के ध्येय को। इसलिए अब किसी तरह का आराम या सांसारिक मोह मुझे ललचा नहीं सकता। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो मेरी धागा बंधनी रस्म पर बापूजी अर्जुन सिंह ने कहा था कि मुझे देश की सेवा के लिए समर्पित किया जाता है, इसलिए अब मैं उस वचन को निभाने का इंतजार कर रहा हूं। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। और भगत सिंह छोड़ दिए घर, कानपुर गए और उन्होंने जो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम जयचंद विद्यालंकार का पत्र लेकर गए थे 1923-24 में वो जुड़ते हैं। बटुकेश्वर दत्त, शिव शर्मा, बीके शर्मा जैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 से उसमें काम करना शुरू करते हैं। 1925 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की और उसके बाद 1928 का वक्त आता है जब वो और नौजवान भारत सभा के साथ चंद्रशेखर के बाद जब भगत सिंह के पास हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बागडोर आती है तो भगत सिंह उसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी समाजवादी शब्द उसमें जोड़ते हैं। और उसके बाद साइमन कमीशन के विरोध का पूरा प्रकरण आता है और उस प्रकरण के बाद उसी के समय लाला लाजपत राय के साथ, जिस लाला लाजपत राय का ये मुखर विरोध करते थे, उस लाला लाजपत राय के लिए वो भगत सिंह और लाला लाजपत राय में कई बार टकराव हो चुका था। वे लाला जी के रूढ़िवादी हिंदू नजरिए से सहमत नहीं थे। दूसरी तरफ लाला लाजपत राय भगत सिंह को रूसी एजेंट ठहरा चुके थे, क्योंकि सोशलिज्म की बात करते थे भगत सिंह और वो मार्क्स लेनिन से बहुत प्रभावित थे, इसलिए इनको रूसी एजेंट कहते थे लाला लाजपत राय। वे क्रांतिकारियों को गैर जिम्मेदार नौजवान मानते थे। लाला लाजपत राय ने ही भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का विचार रखा था, हिंदू भारत और मुस्लिम भारत। लाला लाजपत राय
निर्विवाद रूप से राष्ट्र निर्माता याद किए जाते हैं। अंतर्विरोध कहाँ गए? दो भारत, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, लाला लाजपत राय, याद रखना है। सरफरोशी की तमन्ना, कुलदीप नैयर, पेज नंबर 29। भगत सिंह इस तरह के बंटवारे की कल्पना भी नहीं कर सकते थे और वो कहते थे कि हिंदू मुसलमान एक साझा संस्कृति है और इसलिए आप बंटवारा कैसे कर सकते हैं। और उसी के समय इस पूरे वाकये में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी लगती है और फिर वो उनकी कुछ दिन बाद मौत होती है। और लाला लाजपत राय जिसके वैचारिक स्टैंड से भगत सिंह बिल्कुल सहमत नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को जब प्रश्न नहीं दे सकती है तो लगातार एक जो क्रांतिकारी धड़ा था वो अंग्रेजों से किसी तरह के हृदय परिवर्तन या अहिंसा पर भरोसा नहीं रखता था। वो कहता था कि इनका साम्राज्यवादी तंत्र ही शोषण पर निर्भर करता है और ये अमानवीय स्तर के शोषण करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए ये न केन प्रकारेण अगर हम अंग्रेजों को बाहर नहीं भगाएंगे तो ये बात नहीं बनेगी। लेकिन भगत सिंह यह बात मानते थे कि ब्राह्मणवाद भी एक चुनौती है, मैं उसका जिक्र करूंगा। और भगत सिंह फिर उसके बाद वो पूरा प्रकरण आता है 17 दिसंबर को 1928 में लाहौर में तब के जो स्कॉट था, स्कॉट को मारने की योजना बनती है जिसने लाला लाजपत राय और साइमन कमीशन का विरोध करते समय लोगों के ऊपर लाठियां चलवाई थी और लाला लाजपत राय मारे गए थे। तो स्कॉट को पहचानने का जो जिम्मा होता था वो जय गोपाल को होता था। रणनीति बनती है और उस समय जो भगवती चरण वोहरा थी उनकी पत्नी दुर्गा देवी उसकी रणनीति बनाने के लिए अध्यक्षता करती हैं। 10 दिसंबर 1928 को मीटिंग होती है और उसमें चंद्रशेखर आजाद जो नेता थे, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको इस योजना में शामिल किया जाता है कि वो स्कॉट को मारेंगे। तो जय गोपाल को यह सूचना दी जाती है कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पहचानेंगे कि स्कॉट कहाँ कब आ रहा है और रणनीति के तहत राजगुरु और भगत सिंह उन्हें मारेंगे। स्कॉट को पहचानने में गलती होती है जय गोपाल से और वो सैंडर्स को स्कॉट समझ लेता है जो कि उन्होंने देखा नहीं था। तो 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या होती है और उसके बाद वो वाकया कुलदीप नैयर ने बहुत शानदार लिखा है कि जब वो मार के भाग रहे होते हैं उसके बाद एक चरण सिंह जो आते हैं वो जब बचाने आते हैं तो उनको भी ये लोग मारते हैं और फिर जब मार के डीएवी कॉलेज की तरफ भाग रहे होते हैं तो उस समय लोग सड़कों से बाहर निकल के देख रहे होते हैं कि ये कौन लोग थे और उन लोगों में फैज अहमद फैज भी शामिल हैं जो इस पूरे वाकये को अपनी आंख से देखते हैं। कुलदीप नैयर अपनी किताब सरफरोशी की तमन्ना के पेज नंबर 37 पर यह वाकया लिखते हैं। और उसके बाद इस पूरे मामले पर केस चलता है और उसके बाद एक मामला और था जो भगत सिंह और उनके साथियों ने सेंट्रल असेंबली में सभागार में संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका और पर्चे फेंके और जिसका प्रसिद्ध वाक्य था बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। और उसके बाद इन्हीं दोनों मामलों पर उनके ऊपर मुकदमा होता है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस शोषणकारी सरकार को पूरी तरह से बदल देना चाहता हूं और इसके बाद उनको जेल होती है, लाहौर जेल में रखा जाता है। जेल में 64 दिनों की भूख हड़ताल होती है जिनमें भगत सिंह के साथी यतीन्द्रनाथ दास की मौत भी हो जाती है। जेल में ही उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं और तमाम लेखों को लिखा था। 26 अगस्त 1930 को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के तहत इनको अपराधी सिद्ध किया जाता है भगत सिंह को। और 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पन्ने का फैसला सुनाया जाता है जिसमें सुखदेव और राजगुरु के साथ भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है और फांसी की सजा सुनाने के तुरंत बाद पूरे लाहौर में धारा 144 लागू कर दी जाती है। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय 14 फरवरी 1931 को अपील दायर करते हैं विशेषाधिकार का कि माफी दी जाए, माफी नहीं होती है। गांधी एक बहस चलती है, बड़ी सतही सी बहस होती है कि ये चाहते तो बचा लेते, ये चाहते तो बचा लेते। बहस काफी हो चुकी है। 17 फरवरी 1931 को वायसराय से गांधी ने बात की। 18 फरवरी को आम जनता की ओर से वायसराय के सामने फिर से गांधी ने सजा माफी की अपील दायर की, लेकिन यह सब भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ था क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनके लिए किसी भी तरह का मुकदमा लड़ा जाए और किसी भी तरह का बचाव के लिए अपील जारी की जाए, माफी मांगी जाए। 23 मार्च को फिर उनको फांसी दे दी जाती है और उस समय वो
ये प्रसिद्ध वाक्य कि लेनिन को पढ़ रहे थे और वो कहते थे एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फिर पूरा वाकया किस तरह से भगत सिंह के अंतिम दिनों को कितना त्रासद बना करके उनकी शरीर, उनकी लाश के साथ जो बर्ताव अंग्रेज सरकार करती है उससे दिखता है कि किस हद तक अंग्रेज सरकार इन नौजवानों से और खासकर भगत सिंह से डरी हुई थी। मैं इसे कहता हूं कि भगत सिंह से डरना केवल इस बात का नहीं था कि वो गोली चलाते थे। भगत सिंह से डरना अंग्रेज और साम्राज्यवादी सरकार के लिए इसलिए मजबूरी थी क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि विचारों की शान पर इंकलाब की तलवार तेज होती है। भगत सिंह के पास एक विचार था, भगत सिंह के पास एक वर्ल्ड विजन था, भगत सिंह के पास उस विजन और विचार, मैं ये नहीं कहता किसी और के पास विचार नहीं था, लेकिन इस विचार का पैनापन, इस विचार में इंकलाबी तेवर और इन सारी चीजों को लेकर के हमें जरूर भगत सिंह को ये समझना होगा कि क्यों उनसे वो डरे हुए थे। और उस पूरे भगत सिंह से कहा गया कि आपका आखिरी वक्तव्य क्या है, तो फिर वो बड़ा प्रसिद्ध सा है, सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए ये लोग फांसी के तख्ते पर जाते हैं, वहां से पत्र लिखते हैं और उस पत्र का आखिरी वाक्य हमने आपको सुनाया कि किस तरह से वो पत्र लिख करके कहते हैं कि मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। और 2 नारे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उनके मित्र ने उनसे पूछा कि आप वो 2 नारे, आप कोई संदेश देना चाहते हैं क्या इस देश की जनता को? तो उन्होंने इस देश की जनता को केवल 2 संदेश दिए थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये भगत सिंह का भारतवासियों के नाम संदेश था जो वो अपने मित्र के जरिए उन्होंने भेजा था कि यही मेरा संदेश है और इतने के लिए ही आप इन सारी चीजों को रखिएगा। और वो बार बार ये कहते थे कि हमने जो एक दुनिया हमें जो बनानी है, जो एक बराबरी की दुनिया बनानी है, उस दुनिया को हमें क्यों बराबरी बनानी है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा विषमता पर है, मजदूर, किसान और गरीबों का शोषण होता है, इसलिए हमें ये दुनिया बराबरी की बनानी होगी। अब एक वाकया जो जिस पर हमें जरूर बात करना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार भगत सिंह के निधन पर क्या लिखते हैं। भगत सिंह की फांसी के 6ठे दिन 29 मार्च 1931 को पेरियार ने अपने समाचार पत्र कुदी अरसू में इस पर लेख लिखा। पेरियार कहते हैं कि हमारी लड़ाई, भगत सिंह की उस कोटेशन को कोट करते हैं पेरियार, हमारी लड़ाई उस समय तक जारी रहेगी जब तक साम्यवादी दल सत्ता में नहीं आ जाते और लोगों के जीवन स्तर और समाज में जो असमानता है वह पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। यह लड़ाई हमारी मौत के साथ समाप्त होने वाली नहीं है, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चलती रहेगी। इसके बाद पेरियार विस्तार से धर्म, ईश्वर, असमानता, गरीबी और अछूत समस्या पर भगत सिंह के विचारों की चर्चा करते हैं। पेरियार बहुत 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 प्रभावित थे भगत सिंह से और लगातार वो बात करते हैं। और अभी मैं जब नास्तिकों का वो वाकया आपको बताऊंगा कि किस तरह पेरियार और भगत सिंह धर्म के मामले में एक जगह पर खड़े हुए नजर आते हैं और एक बराबरी का आदर्श समाज बनाना चाहते थे भगत सिंह साम्यवादी विचारों से। इसकी प्रशंसा पेरियार लगातार अपने लेख में करते हैं। और फिर से कोटेशन भगत सिंह के लिए संपादकीय में पेरियार ने लिखा, भगत सिंह ने उत्कृष्ट, असाधारण और गौरवशाली मौत अपने लिए चुनी थी जिसे साधारण इंसान आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम हाथ उठाकर अपने सभी शब्द सामर्थ्य के साथ और मन की गहराइयों से उनकी प्रशंसा करते हैं। कुदी अरसू 1931-29 मार्च, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। ये भगत सिंह के लिए लिखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने पाक्षिक पत्र अखबार जो जनता नाम से निकलता था 13 अप्रैल 1931 को अपने संपादकीय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को बलिदान के रूप में रेखांकित करते हैं और अपने संपादकीय का शीर्षक देते हैं 3 बलिदान। और उसके पूरे शीर्षक का निष्कर्ष यह है कि ये तीनों शख्सियत ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति के शिकार हुए और इसीलिए कहते हैं ये न्याय नहीं अन्याय हुआ है। अंबेडकर लिखते हैं, अगर सरकार को यह उम्मीद हो कि इस घटना से अंग्रेज सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय है या न्यायपालिका के आदेश पर हूबहू अमल करती है, ऐसी समझदारी लोगों के बीच मजबूत होगी और लोग उसका समर्थन करेंगे, तो यह सरकार की नादानी है, क्योंकि यह बलिदान ब्रिटिश न्याय देवता की शोहरत को अधिक धवल और पारदर्शी बनाने के इरादे से किया गया है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं होगा
फिर खुद सरकार भी इस समझदारी के आधार पर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकती है, फिर बाकियों को भी इसी न्यायप्रियता के आवरण में वह किस तरह संतुष्ट कर सकती है? न्याय देवता की भक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि विलायत के कंजर्वेटिव राजनीतिक रूढ़िवादी पार्टी और जनमत के डर से इस बलिदान को अंजाम दिया गया है। इस बात को सरकार के साथ सारी दुनिया जानती है। तो बहुत कड़ी आलोचना करते हैं डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह को फांसी दिए जाने के साथ ब्रिटिश पॉलिटिक्स को और इस पूरी जुडिशरी की प्रक्रिया को। डॉक्टर अंबेडकर आगे क्या लिखते हैं? लपोलुआब यही है कि जनमत की परवाह किए बगैर गांधी इरविन समझौता का क्या होगा इसकी चिंता किए बिना विलायत के रूढ़िवादियों के गुस्से का शिकार होने से अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह आदि की बलि चढ़ाई गई। यह बात अब छिप नहीं सकेगी। यह बात सरकार को पक्के तौर पर मान लेनी चाहिए कि उन्होंने यह गलत किया। डॉक्टर अंबेडकर जो पत्र में लिखते हैं, अपने पत्र में 31 को 1931 13 अप्रैल जनता पत्र में, और इसके साथ उस शख्सियत को डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार के नजरों में हमने जाना। और फिर वो शेर जो उन्होंने अपने आखिरी पत्र में लिखा था, मेरी हवा में रहेगी मेरे ख्याल की खुशबू, ये मुश्त खाक है फानी, रहे रहे न रहे। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार जिस वैचारिकी के दायरे पर खड़े थे उसमें एक बहुत तालमेल दिखता है भगत सिंह के साथ। बेशक भगत सिंह अपनी वैचारिकी को कोर में मार्क्स और लेनिन के साथ जोड़ते हैं और साम्यवादी समाजवादी विचार को भगत सिंह केंद्र में रखते हैं। और शुरुआती दौर में ये दोनों विचारक भी वामपंथी विचारधारा से सहमत दिखते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार दोनों की दिक्कत यहां भारतीय वामपंथ और उस पर वर्चस्व में जो नेतृत्वकारी ताकतें थीं अपर कास्ट, उनसे था। तो काश इन तीनों शख्सियतों का एक साथ लिखने पढ़ने का मौका और मिल पाता तो जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो शायद अंतर विरोधों का शिकार इतना न होता जितना आज है।